स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा बहुत ही सीरियस हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। अगर आप बेरोजगारी के आंकड़ों को लेने की बात करें तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो आपकी मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा हर 10 साल में आंकड़े लिए जाते थे और ये 10 साल के आंकड़े NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके आधार पर दिए गए आंकड़ों के आधार पर लिए जाते थे। ये जो आपका NSSO है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपने आंकड़े हर 5 साल के अंदर लेकर आते थे। इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि 2017 से पहले कभी भी वार्षिक, तिमाही या महीने के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े नहीं लिए गए। इस आंकड़ों की शुरुआत आपकी दोस्तों होती है 2016 में, जब एंट्री होती है CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये संस्था दोस्तों एक गैर सरकारी संस्था है जो हर महीने भारत के अंदर बेरोजगारी के ऊपर आंकड़े निकालती है। अगर आप NSSO के आंकड़ों की बात करें जो हर 5 साल में बेरोजगारी के ऊपर आंकड़े निकालती है, तो इन्होंने सबसे पहले 2004-2005 में निकाले थे। उसके 5 साल बाद 2009-10 में आंकड़े निकाले थे। लेकिन 2011-12 में जो मनमोहन की सरकार आई थी, मनमोहन सिंह जी की, इन्होंने फिर से NSSO के आंकड़े निकालने की बात कही, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो 2009-10 में जो आंकड़े निकाले थे, ये आंकड़े जो मानसून के ख़राब होने की वजह से, और क्योंकि ये आंकड़े जल्दी लिए गए थे, इसलिए इनके द्वारा जो निकाले गए आंकड़े हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हैं। तो 2011-12 में फिर से आंकड़े निकाले गए थे। लेकिन आपका 2012 से लेकर 2017 के बीच में कोई भी आंकड़े NSSO द्वारा नहीं निकाले गए, जब आपकी बीजेपी की सरकार थी। 2017-18 में NSSO ने अपने आंकड़े फिर से निकाले, लेकिन ये आंकड़े कभी भी बीजेपी के द्वारा नहीं रिलीज़ किए गए थे। हालांकि मीडिया में ये आंकड़े रिलीज हो गए हैं। इन आंकड़ों से ये पता लगा कि भारत की बेरोजगारी 45 साल की अपने करियर में सबसे ज़्यादा ऊपर थी, जो कि एक स्टैटिस्टिकल एम्बैरेसमेंट की तरह देखा गया। ये आंकड़ा जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच का था। इससे पहले लेबर मार्केट पर कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया था, ना इसके ऊपर कोई आंकड़े दिए गए थे। और इन आंकड़ों से ये पता चला कि जो आपका बेरोजगारी थी वो 6.1% पे थी, जो आपका 45 साल के इतिहास में सबसे ऊपर देखी जा रही थी। और इसको लेकर बीजेपी को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा था। अगर आप NSSO के लेटेस्ट आंकड़े की बात करें, और ये आंकड़े दोस्तों आपके जनवरी-मार्च 2023 के आंकड़े हैं, इसमें 15 साल और उससे अधिक उम्र के युवा हैं, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है, और ये एक अच्छी बात है। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 6.8% हो गया है, जो पहले पिछले साल 8.2% था, और ये एक आशा की किरण की तरह भी देखा जा सकता है। ऐसे ही अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर CMIE संस्था की बात करें, जो संस्था हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट पर रिपोर्ट बनाती है, तो इनके अनुसार जो आपका जनवरी 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% है, जो पिछले महीने दिसंबर में 8.7% थी, यानी कि 1.9% का टोटल डिक्लाइन देखा गया है। ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अच्छी होप की तरह देखा जा रहा है। हालांकि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट 20 से 30 साल के युवा वर्ग की बात करें, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही की अगर आप बात करें, तो 20 से 24 साल के बीच के जो युवा वर्ग में थे, इनमें अनएम्प्लॉयमेंट 44.49% देखा गया था, जो पिछली तिमाही में 43.65%। यदि आप 25 से 29 साल के बीच के युवा वर्ग की बात करें, तो यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ते हुए देखा गया है। जो अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 14.33% का अनएम्प्लॉयमेंट था, और ये पिछली तिमाही में आपका 13.35% का था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि युवाओं के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों मुद्रा लोन का वितरण, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका बेरोजगारी की समस्या सोल्व हो रही है, यानी कि पहले से अच्छी कंडीशन है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर लोन ज़्यादा लिए गए हैं तो आपका स्टार्टअप्स में कहीं ना कहीं वो काम आए होंगे, और स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए ये समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप में पब्लिक लग रही है, तो कहीं ना कहीं कमाई उनकी हो रही है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि वो टैक्स भर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी कमाई हो रही है कि वो टैक्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा
सरकार का कहना भी है और कहीं ना कहीं ये एक चीज़ दर्शाई जा रही है कि इससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ कमी आई है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2024 जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.57% था, जो पिछले साल की तुलना में कम है। पिछले साल 2023 में 8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, तो उससे अच्छी कंडीशन देखी जा रही है। मैं आपकी स्क्रीन के सामने पिछले 15 साल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा डाल दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पर बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा था। नंबर 1 आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये आपका 2008-9 में हुई थी दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9 में। इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी बहुत ही स्लो डाउन हो गई थी और इस इकोनॉमी के स्लो डाउन होने की वजह से आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो कम हो गई थी। नंबर 2 डीमोनेटाइजेशन, जो कि 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। डीमोनेटाइजेशन में 500 और 1000 के नोट दोस्तों ख़त्म कर दिए थे। इससे हुआ क्या, जो आपके स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उनका सारा का सारा जो दुकान चलती है वो 500 और 1000 के नोटों का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जब ये नोट अचानक से बंद हो गए तो उनको इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। नंबर 3 आपका दोस्तों GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों। GST एक टैक्स का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तो बना दिया गया है, एक सुव्यवस्थित स्ट्रक्चर बना दिया गया है, लेकिन इनिशियली क्या हुआ था कि GST से जो आपको पर मंथ जो है आपको हमेशा जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता था, इसकी वजह से जो आपके जो छोटे दुकानदार थे उन्हें एकदम से ऑनलाइन आना पड़ा, जिसको लेकर उन्हें शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी और बहुत ज़्यादा जो उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ा था इस चीज़ का। नंबर 4 दोस्तों आपका कोविड-19 पैंडमिक जो आया था। कोविड-19 के वजह से जो जितने भी आपका लॉकडाउन जब हुआ था तो सारे के सारे बिजनेस आपके बंद हो गए थे। बिजनेस बंद हो गए थे जिससे आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो एकदम ठप पड़ गई थी, जिसकी वजह से हमारी पूरी भारत की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। नंबर 5 आपका इन्फ्लेशन प्रेशर, यानी कि महंगाई। अगर दोस्तों आप महंगाई की बात करें तो भारत के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर फिनिश होती जा रही है। अगर परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता कम होगी तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएगी, और उससे होगा क्या, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने वाले जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस हैं वो धीरे धीरे जब उनकी डिमांड ही कम आ रही है तो वो जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको पैसा देना कम करेंगे या फिर एम्प्लॉयर को हायर करने से बचेंगे, और एम्प्लॉयर जो होंगे उनको हटाएंगे भी, उनका ले ऑफ भी करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो इसी वजह से पूरा का पूरा इफेक्ट इस महंगाई का बिजनेस के ऊपर भी पड़ेगा, तो ये भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि कारण क्या है बेरोजगारी के पीछे। सबसे पहला कारण है मिसमैच बिटवीन द स्किल्स एंड जॉब मार्केट, यानी कि दोस्तों जो जितने भी आपके जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी स्किल कुछ और है और जो जॉब की नीड है वो कुछ और है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने स्किल जिस चीज़ की ली है बाहर आपकी जॉब मार्केट में उसकी नीड ही नहीं है, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि जो आपके पास स्किल है वो बाहर जॉब में ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। नंबर 2 आपका ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। अब दोस्तों आप एक बात समझिए, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप खास करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से जो वर्क फोर्सेस को कम कर दिया गया है। जहाँ पहले आप खुद समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पर आदमियों का यूज़ होता था किसी भी सामान को बनाने के लिए, अब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स और कंप्यूटर द्वारा चलने वाली मशीनें आ गई हैं जो वो काम कर रही हैं। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करें तो वहाँ पर भी जैसे आपकी कार है, अब कार में भी दोस्तों सेल्फ ड्राइवर कार आ गई जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, कार अपने आप चल रही है, तो वहाँ भी वर्कफोर्स कम हो गया, ड्राइवर कम हो गया। तो इसी तरीके से जो आपका ऑटोमेशन आ रहा है या फिर AI कह लो या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कह लो, इसकी वजह से जो मैन पावर है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ख़त्म हो रही है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है बात करने का कि AI की वजह से या ऑटोमेशन की वजह से नई तरह की जॉब क्रिएट भी होंगी और ये बहुत तरह की जॉब लोगों को देगी भी। लेकिन आजकल की अगर आप बात करें और इन सेक्टरों को अगर आप लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इन सब सेक्टर में अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो कहीं ना कहीं AI और ऑटोमेशन के आने की वजह से इनमें एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली ये सब चीज़ें बाद में फ्यूचर में जॉब्स बनाएंगी, अलग अलग तरीके की AI जो है क्रिएट करेंगी जॉब, लेकिन अभी ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
नंबर 3 आपका कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। पिछले कई डेकेड से या दशकों से आप देख रहे हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे होगा क्या, जो मार्केट में जितनी भी आपके पास जॉब्स हैं उससे कहीं ज़्यादा यूथ हैं, यानी कि आपके जो लेबर कहीं ज़्यादा हैं जॉब से। दोस्तों किसी भी एक सेक्टर पे बहुत सारे आपके लेबर्स में आ जाएंगे तो उससे उनकी वेजेस पे फ़र्क पड़ेगा, उनको कम तनख्वाह मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आपका बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे इसके इफ़ेक्ट की, यानी कि हाईली अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने की वजह से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक और इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आपका पड़ता है सोशियो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पर। सोशियो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होने का मतलब ये है दोस्तों कि आप सोशली और इकोनॉमिकली यानी पैसों से दोनों तरीके से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड और डेवलप्ड हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होना चाहिए और कहीं ना कहीं डेवलप्ड होना चाहिए अपनी एजुकेशन से, अपने स्किल डेवलपमेंट से, अपनी वेजेस यानी कि अपनी इनकम से और रोज़गार से। आपको किसी भी तरीके की इन चारों चीज़ों से अगर आप डेवलप्ड हैं तो आप सोशियो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं और आपका अनएम्प्लॉयमेंट है और आप जो है रोज़गार पाने की तलाश में हैं, तो आप इन चारों चीज़ों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आपको सोशली भी गलत नज़र से देखा जाता है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पैदा होती है रिच और पुअर के बीच में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। एम्प्लॉयमेंट की जो इफ़ेक्ट है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा इफेक्ट नहीं है। इससे 3 चीज़ों पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक आपका पॉवर्टी, एक आपका इनइक्वालिटी और एक आपका सोशल अनरेस्ट। आपकी पॉवर्टी यानी कि गरीबी, आपको पता होगा अनएम्प्लॉयमेंट आपको गरीबी की तरफ ले ही जाएगी। अगर आप इनइक्वालिटी की बात करें तो आप खुद सोचिए, यदि आप गरीबी की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिच और पुअर के बीच में जो गैप होगा, बड़ा खाई बन जाएगी रिच और पुअर के बीच में, अमीर और गरीबों के बीच में, जिससे आपकी इनइक्वालिटी पैदा होने लगेगी। वो गरीब है, वो अमीर है, ये सब चीज़ें आपके मतलब समाज में ये सब चीज़ें पैदा होने लगेंगी। नंबर 3 आपका दोस्तों सोशल अनरेस्ट, जो मैंने अभी बात करी। सोशल अनरेस्ट, सामाजिक दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ से बहुत से लोग जो है जुड़ने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं क्राइम कमिट करने लगते हैं इसी की वजह से। और ज़्यादातर चीज़ें जो देखा गया है क्राइम कमिट करने का पीछे रीज़न जो है चोरी डकैती, ये कहीं ना कहीं आपका जो है सोशल अनरेस्ट और एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही देखा जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स और क्या प्लानिंग, क्या योजना अब तक बनाई है। अगर स्किल इंडिया इनिशिएटिव्स की बात करें तो कुछ योजनाएं ऐसी थी गवर्नमेंट की जो लेकर आई गई हैं, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया जो आपका 2015 में आया था, एक आपका हो गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, एक आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये सब आपका दोस्तों वोकेशनल ट्रेनिंग देने का काम करती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब दोस्तों एक ऐसे तरीके का स्कूल खोल दिया गया है और उसमें लोगों को स्किल डेवलप करा रहे हैं, इस तरीके का स्किल डेवलप करा रहे हैं जिसकी जॉब रिक्वायरमेंट बाहर है या फिर मार्केट में जो जॉब रिक्वायरमेंट है वैसा स्किल डेवलप करा रहे हैं। ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। इनके जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, इनमें जो फैसिलिटीज़ थी आपको एक तरीके से सर्टिफिकेट देने की या तो आपका प्लेसमेंट करने की, और इसमें जो है अगर आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप है या कोई आपका उद्योग है तो उसमें आप डेवलप्ड कर सकें, उस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। अगर हम बात करें रोजगार के क्षेत्र में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, तो उसमें एक नाम आता है आपका मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये योजना दोस्तों ये एक तरीके से गारंटी देती थी कि कम से कम महीना भर तो मजदूर रहते हैं उनको रोजगार देने के लिए। ऐसे ही आपका हो जाता है एक और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये भी दोस्तों आपको स्किल डेवलपमेंट की तरह ही था और ग्रामीण के अंदर स्किल डेवलप्ड करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज़ में डेवलप्ड करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को लेकर आया गया था। अगर आप इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो उसमें कुछ योजनाएं सामने आती हैं, जैसे आपका हो गया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना। इस तरीके की जो दोस्तों योजनाएं लेकर आई गई थी तो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज़्यादा उसका बदलाव करने के लिए लेकर आई गई थी। अब चाहे उसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना हो, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश करनी हो, जिससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़े और नई नई जॉब क्रिएशन हो। अब चाहे उसमें जो है
आपका टेक्नोलॉजिकल की अडेप्टेशन करना हो, तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के केस में इस तरीके की प्लान्स को लेकर आया गया था। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना भी आ जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत कई अफोर्डेबल घर बनाए गए थे। अगर आप एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर के केस में कुछ योजनाएं ऐसी थी जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन तरह की योजनाओं को लेकर आया था एग्रीकल्चर में विकास करने के लिए, किसानों को बीमा देने के लिए, उनकी फसल का सही मूल्य लगाने के लिए इस तरह की योजनाओं को लेकर आया। अब दोस्तों, हमने इतनी योजनाओं की बात कर ली, पर क्या ये योजनाएं ज़मीनी हकीकत पे इन्होंने काम किया? ये काम क्यों नहीं कर पाती हैं? हर गवर्नमेंट नई नई योजनाएं लेकर आती हैं, बहुत कोशिश भी करती हैं, पैसा भी लगाती हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं ज़मीनी स्तर पे काम कर पाती हैं और ये क्यों नहीं कर पाती हैं? अब बात करेंगे इस पे ऊपर। पहला जो कारण है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ठीक तरीके से नहीं आ पाती है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, यानी कि इनको इम्प्लीमेंट करने में जो प्रॉब्लम आती है। अब जैसे कि आपका दोस्तों जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आपके सरकारी अधिकारी होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, क्योंकि इन्हीं को लागू करने होते हैं ये ज़मीनी हकीकत पर, सारी की सारी स्कीम्स को इन्हीं को लागू करना होता है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स में यहाँ पर ऑफिशियल अधिकारी जो होते हैं इनको लागू करने वाले, वहाँ जो करप्शन है इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। आपका प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें प्रोजेक्ट के अप्रूवल होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और किसी भी सरकारी अधिकारी में जवाबदेही की कमी के कारण भी इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है। एक आपका कारण हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वो है स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच का मतलब यह है कि जो भी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग बना के जो स्कूल्स वगैरह खोले जा रहे हैं स्किल इंडिया या इसके अंतर्गत, और जो भी इसके अंदर आपको स्किल सिखाई जा रही हैं, वो जॉब मार्केट की जो स्किल डिमांड है उससे बहुत अलग है। यानी कि आप सीख कुछ रहे हैं और जो बाहर आपकी जो जॉब की जो डिमांड है वो है कुछ और, तो उस तरीके से आप स्किल्ड होते हुए भी आप एक तरीके से अनस्किल्ड ही माने जाएंगे, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट जो आपकी है आप उस हिसाब से स्किल्ड नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रही है ठीक से। एक जो आपका तीसरा कारण बनता है वो बनता है क्षेत्रों में असमानता है, जहाँ पर आपका उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा हम लेकर आ रहे हैं, स्किल इंडिया वगैरह, स्टार्टअप इंडिया, इस तरीके की योजनाएं सरकार लेकर आ रही हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ केयर और एजुकेशंस को लेकर भी हमें उसी तरीके से जागरूक रहना चाहिए, उसके लिए भी कुछ हमें जो है योजनाएं लेकर आनी चाहिए। हम ये लेकर नहीं चल सकते कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक सेक्टर पर ज़्यादा आपने जोर डाला और किसी और दूसरे सेक्टर को छोड़ दिया। इससे होगा क्या, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा सारा का सारा सेक्टर। आपको हर सेक्टर पे थोड़ा थोड़ा काम करना ही पड़ेगा। इससे आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो बढ़ेंगी। किसी एक क्षेत्र में जॉब करने से अच्छा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों सेक्टर्स में जाने के लिए। आपका चौथे नंबर पर आता है जिसके कारण जो है इनिशिएटिव ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो है आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एक होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास। समावेशी विकास करने के लिए जब भी गवर्नमेंट को कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए तो ये सोच कर बनानी चाहिए कि वो जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी जो हमारे डिसेबिलिटीज़ वाले बंदे हैं, जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं और जो वुमेन हैं, उनको प्रायोरिटी में रखते हुए कोई भी पॉलिसीज़ अगर हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे पॉवर्टी दूर होगी, इससे गरीबी दूर होगी। तो हमें जब भी हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन और रिकमेंडेशन की। किस तरीके के सॉल्यूशन लेकर आने चाहिए जिससे कि जो आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं अच्छे से काम कर सकें, और किस जगह इनको काम करना चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर बहुत अच्छा असर हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो मैं सबसे पहले इसमें कहना चाहूँगा कि भी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ पर। यदि आप एजुकेशन यानी कि हमारी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट वाली जितनी पॉलिसीज़ हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको डेवलप्ड करने की कोशिश करेंगे और इनको अच्छी से अच्छी इनकी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, तो ये हमारे रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वो जॉब मार्केट की डिमांड को हम इसमें पूरा करेंगे। दूसरा मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमें इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ लेकर आनी चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके की जॉब क्रिएशन हो और साथ ही सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हो। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ दोस्तों आपका कि जो भी आप एम्प्लॉयर किसी वर्क में काम कर रहा है उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ में जितने टाइम वो काम कर रहा है वो उससे जुड़े रहना चाहिए।
ये नहीं कि वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है और वहाँ पर काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक तरीके से बिना किसी प्रेशर के कोई काम को करने का ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। पर 3 पर गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ की वकालत करनी चाहिए जो ज़्यादा ध्यान दे एंटरप्रेन्योरशिप पर और इनोवेशन पर। अब आपको दोस्तों पता होगा कि उद्योग जो सेक्टर है हमारा और साथ ही साथ जो हमारा इनोवेशन वाला सेक्टर है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपका फ्यूचर में हमें इसको लेकर बहुत तरीके के जॉब क्रिएशंस आएंगे, अलग अलग तरीके के जॉब मिलेंगे और चेंजेस भी आएंगे उद्योगों के अंदर और आपका जो है इनोवेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। एक और सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाए वो कहीं ना कहीं बाहर की जॉब जो डिमांड है उसको सपोर्ट करती हो और जो आपका बाहर की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करती हो। इस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह आनी चाहिए और ये कब होगा? जब गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच अच्छा कोलैबोरेशन होगा, अच्छा सामंजस्य होगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको अपनी मांगों के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पर किस तरीके के मुद्दों को उठाना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो एम्प्लॉयमेंट और रोज़गार के ऊपर जितने ही मुद्दे हैं वो धूमिल होते हुए दिखाई देते हैं और उनका कोई भी असर जो है इलेक्शन पर नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारी खुद की भी डिमांड नहीं होती है इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी को लेकर कोई इनिशिएटिव्स या फिर कोई अपनी डिमांड रखने की। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला ये पॉइंट होना चाहिए कि सबसे पहले हम सब भारतीय नागरिक को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अवेयर होना चाहिए। मतलब हम पूरी तरीके से जागरूक हों बेरोज़गारी को लेकर कि ये भारत में कितना बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अपनी गवर्नमेंट को वचनबद्ध बनाएं। अगर मेरा चैनल और मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। You